सो वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, उसी चैप्टर में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बेसिकली हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफ़ेक्ट आएगा सिर्फ वो बताना रहेगा। और हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। सो आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि 2-3 चीज़ें नई नई आपको सीखने को मिलेगी और कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको सीखने को मिलेगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो आज का पहला क्वेश्चन बेसिकली ये भी एक एग्जाम्पल ही है। ठीक है। सो ये क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपको ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देखेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है बुक से ही। क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड हाउ, और या दूसरा हाउ दीज ट्रांजैक्शन कैन बी शोन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। आपसे ये पूछा गया है हाउ आर दी फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। मीन्स ये अकाउंटिंग इक्वेशन में डील कैसी होती है, डील इसका कैसे होता है, आपको सिर्फ ये बताना है कि एसेट्स बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा, या एसेट साइड एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी। सिर्फ आपको वही बताना है और कुछ नहीं बताना। और मैं ना इस क्वेश्चन के साथ ही आपको 4 एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा जो हमने पहले ऑलरेडी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। उसको भी आज एक तरीके से दोबारा माइंड में ताज़ा करने के लिए हम दोबारा से उसको देख लेंगे। ठीक है। तो डेल्ट बेसिकली क्या है, डील्स का पास्ट फॉर्म है डेल्ट। ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, डील है वो बेसिकली, सो उसका पास्ट फॉर्म डेल्ट है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड RS 5000। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड RS 5000। इंटरेस्ट, आपने मान लो किसी को लोन दिया था और उससे हर एक साल लोन लेना है। लोन पे आपको क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। बेसिकली आपने किसी को लोन दिया, उस पे आपको हर एक साल इंटरेस्ट लेना है। तो अगर आपको एक साल बाद इंटरेस्ट तो आपका जनरेट हो गया ना, इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब क्या है, इनकम है। इनकम जनरेट हो गया लेकिन इनकम मिला नहीं। तो हमने अक्रूवल अजम्पशन में पढ़ रखा है कि इनकम का रिलेशन पैसे मिलने से नहीं होता है। इनकम का रिलेशन होता है कि अगर कोई चीज आपने सर्विसेज दे दी या किसी चीज का समय पूरा हो गया तो वो आपका इनकम जनरेट हो गया, चाहे पैसा मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे बेसिकली ना इंटरेस्ट ड्यू हो गया है भाई, मुझे इंटरेस्ट अब मिलेगा क्योंकि मैंने ना आपको लोन दिया है। और हम लोन दूसरे व्यक्ति को इसीलिए देते हैं कि हम उससे इंटरेस्ट ले सके। तो साल के अंत में हमें इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने दिया नहीं। तो क्या हम इसको इनकम कंसिडर नहीं करेंगे? यस, हम इसको इनकम कंसिडर करेंगे, बट केस यहां पे क्या है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है। सो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड RS 5000। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन आपको इसके अगेंस्ट पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब क्या लिखा है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो हो क्या रहा है, इसको, इस केस को बेसिकली ना अभी मैं छोटा छोटा बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा नेक्स्ट पेज पे। इस केस को बेसिकली हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है आपने इनकम कमा लिया लेकिन इनकम आपने जनरेट हो गया लेकिन आपको वो इनकम मिला नहीं है। सो इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। ठीक है। इसका इफेक्ट भी क्या पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, हम वो भी देखेंगे। बट अभी पे आप बस यही देखिए कि अभी क्या होने वाला है आगे। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस RS 10,000। मतलब आपको रेंट ना, रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट बेसिकली आप
खुद समझ के देखो कि आप एक लैंडलॉर्ड हो, ठीक है, आपने किसी को रेंट पे रहने के लिए अपना बिल्डिंग लेट आउट किया एक तरीके से, तो आपको रेंट तभी तो मिलना चाहिए जब पूरे महीने कोई व्यक्ति उसमें रह ले। यहां पे क्या हो रहा है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पे आपको एक तरीके से जो आपके लिए रेंट मिलेगा, तो कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो हाउसिंग फैसिलिटी, तो वो आपके लिए इनकम है। लेकिन अगर वो एडवांस में ही मिल गया तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति ने आपको रेंट दिया है एडवांस में ही महीने की शुरुआत में, जबकि इनकम आपका कब होगा, महीने के अंत में, तो अगर वो शुरुआत में दे रहा है तो अगर वो बीच में कहीं छोड़ के जाएगा तो आपको उसका पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपको इनकम मिल गया। थर्ड केस क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस Rs 15,000। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो जब कभी भी आप इंश्योरेंस करवाते हो, वेदर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कुछ भी आप इंश्योरेंस करवाओगे ना, तो आपको हर एक साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। मतलब उस इंश्योरेंस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ रकम हर एक महीने देना पड़ता है। तो अगर आपका नुकसान हुआ तो वो भरपाई करेंगे, अगर बड़े अमाउंट का हुआ तो, ठीक है, बट उसमें भी लिमिट होती है कि हम इतने तक आपकी कंपनसेट करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे अगर कोई भी लॉस हुआ तो, ठीक है, वरना अदरवाइज आप बस देते जाओ, ठीक है। सो इनकम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, बेसिकली इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन आपने एडवांस में दे दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट होने से पहले ही कर देते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है। हम सबके पास फोन है और आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और सब व्यक्ति यहाँ पे इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं, जो कि 250 से बढ़ के अब 300 लगभग हो गया है, ठीक है। तो आप रिचार्ज करवाते हो जो 250 या 300 का, तो उसमें आप क्या करते हो, आपने क्या पूरे महीने सिम यूज किया है, नहीं, तो आपका एक्सपेंस तो हुआ नहीं। आप एक्सपेंस होने से पहले ही पेमेंट कर दे रहे हो। हम क्या कहते हैं कि भैया 250 का फोन रिचार्ज कर दो, और उस 250 के फोन रिचार्ज होने के बाद हम पूरे एक महीने फोन से जितनी मर्जी कॉल करते हैं, जितना इंटरनेट यूज कर सकते हैं विद इन अ लिमिट हम यूज करते हैं। तो एक्सपेंस होने से पहले ही अगर आप पेमेंट कर दोगे ना, उसे हम जनरली प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। भूल जाओ तो फोन रिचार्ज का याद कर लेना, प्रीपेड फोन रिचार्ज जो नॉर्मली हम सब करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस लेकिन पहले ही उसका पेमेंट कर दिया। फोर्थ क्या है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू बट, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, पेड नॉट पेड, मतलब सैलरी आपको देना है, आपने एम्प्लॉय से काम करवाया, आपको पेमेंट करनी है, तो आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, ठीक है। और आपने काम करवा लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर मान लो आपने उनसे काम करवा लिया, तो क्या आपका एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट नहीं किया आपने, ड्यू बट नॉट पेड, पेमेंट नहीं किया है, तो बताओ आपका एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ। तो द आंसर इज आपका एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि ये भी अगेन अक्रूवल अजम्पशन। एक्सपेंस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपने किसी से काम करवाया और आपने उसका पैसा पे कर दिया तो एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस का मतलब है कि आपने बेनिफिट ले लिया, किसी से काम करवाया, ड्यू कोई चीज हो गया, वो आपका ड्यू मतलब पे करने के लिए ड्यू हो गया, वो आपका एक्सपेंस हो गया। भले ही आप उसका पेमेंट अभी करो या 4 महीने बाद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने बाद करोगे तो सर का बोझ रहेगा कि देना है, अभी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउट
स्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया है, एक ऐसा एक्सपेंस जो कि बकाया है, देना बाकी है। तो वन बाय वन देखते हैं कि इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, किसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन में। ट्रीटमेंट मतलब पूरा शो नहीं करूंगा, सिंपल ये बताना है कि किधर इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड RS 5000, इंटरेस्ट ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका मैं आंसर लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1 का, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा क्या, इंटरेस्ट ड्यू था बट रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट कितना था, यहाँ पे देखते हैं एक बार, अमाउंट इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव RS 5000, 5000 रुपये आपको नहीं मिले। तो आपको पैसा नहीं मिला बट आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो इनकम तो जनरेट हो गया। तो कोई भी इनकम हो उसको हम कहां पे ऐड करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं कैपिटल में, ठीक है। और यहां पे आपको पैसा नहीं मिला तो आप उसी चीज को एसेट्स बना दोगे, क्या नाम बोल के, अक्रूड इंटरेस्ट। इनकम, बेसिकली इनकम एक जनरल नेम है, हर एक इनकम का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना लड़के, तो लड़के एक जनरल नेम है, बट हर एक में हर एक लड़के का कुछ ना कुछ नाम है। उसी तरीके से इनकम एक जनरल नेम है, उस इनकम में अलग अलग नाम है। तो यहां पे अक्रूड इनकम में क्या आ जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट। तो दो चीजें हुई है, यहां पे आपका एसेट साइड इंक्रीज होगा, एसेट्स साइड विल इंक्रीज, एसेट साइड विल इंक्रीज, किससे इंक्रीज होगा, ये लिख देता हूं, अक्रूड इनकम से। अक्रूड इनकम में बेसिकली यहां पे क्या है, इनकम में इंटरेस्ट, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्टली अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। सो एसेट साइड विल इंक्रीज बाय, यहां पे बेसिकली बाय लिख देता हूं, बाय अक्रूड इनकम, एंड आपका लायबिलिटी साइड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लायबिलिटी साइड विल इंक्रीज बाय कैपिटल, कैपिटल में जाके ये इनकम ऐड हो जाएगा, तो लायबिलिटी साइड कैपिटल में बढ़ के इंक्रीज होगा, और इधर अक्रूड इंटरेस्ट एक नया हेड बनाएंगे, वहां पे हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट था। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस RS 10,000, आपको रेंट एडवांस में मिल गया। अगर आपको रेंट एडवांस में मिला है तो आपके पास जाहिर सी बात है 10,000 रुपए आए होंगे, क्योंकि एडवांस में आपको पेमेंट रिसीव हुआ है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में इनकम रिसीव्ड हुआ है। बेसिकली हमने उसको क्या बोला था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और उसको कभी कभी अनअर्नड इनकम भी बोला जाता है, क्योंकि अभी तक हमने उसको कमाया नहीं है, ठीक है। अनअर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज द सेम थिंग, व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज सिंपली, ठीक है। सो बेसिकली रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000, आपके पास 10,000 रुपए कैश आया तो आपका कैश बढ़ गया, और 10,000 रुपए से आपकी एक लायबिलिटी बढ़ी, जिसको आप क्या बोलोगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगेन यहां पे इनकम का नाम है जो कि क्या है, हमारा रेंट। तो आप अभी तो आप सिंपल लिखोगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आगे जब चैप्टर्स आएंगे ना उसमें आप अलग अलग दिखाओगे, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ जनरल नेम, हर एक इनकम का कुछ ना कुछ नाम है। यहां पे इनकम का क्या नाम है, रेंट है, ठीक है। दूसरे का हम देखते हैं, दूसरे का आंसर क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एसेट साइड इंक्रीज होगा, एसेट्स साइड विल इंक्रीज बाय, एसेट साइड इंक्रीज होगा किससे, कैश से, एंड लायबिलिटी
side will increase by, एक नया कॉलम सब हेड बनेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस Rs 15,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है 15,000 में। ठीक है, बट किस में पे किया गया है? एडवांस में। इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, बट आपने किस में कर दिया है? एडवांस में इसकी पेमेंट कर दी है। तो एडवांस में पेमेंट की है तो क्या अभी ये आपका एक्सपेंस हुआ है? द आंसर इज नो। आपका आंसर क्या है? आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया, तो आपके पास से पे किया है, तो आपके पास से कैश जो एसेट्स है वो रिड्यूस हुआ होगा। और दूसरी चीज क्या होगी? प्रीपेड जो भी एक्सपेंस होता है ना, रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है? एसेट्स, क्योंकि उसके अगेंस्ट बेनिफिट लेना होता है। और एसेट्स का डेफिनेशन मैंने बड़ा सिंपल बता रखा है, ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, दैट सिंपली नोन एज एसेट्स। ठीक है, कितने का अमाउंट है? 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया है, सो आपका एसेट साइड क्या होगा? एसेट्स साइड विल डिक्रीज। एसेट साइड क्या होगा? डिक्रीज होगा। बाय, कैसे डिक्रीज होगा? कैश से डिक्रीज होगा। एंड आपका एसेट साइड एंड अगेन asset side will increase, assets side will increase by, वहां पे हम क्या नाम डालेंगे? प्रीपेड एसेट्स। सॉरी, प्रीपेड एसेट्स लिख रहा हूं, ये प्रीपेड आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस जो कि आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है। आपका क्या है यहाँ पे? इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट होगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा। फोर्थ वाले में लिखा है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड Rs 200। सैलरी ड्यू हो गया बट दिया नहीं है। सैलरी ड्यू हो गया मतलब आपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, उनसे बेनिफिट ले लिया, तो एक्सपेंस हो गया। और अगर आपका कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो कहां से एडजस्ट होगा? अगर आपका कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो कहां से लेस होगा? राइट, कैपिटल में से लेस होगा। और एक नया कॉलम बनेगा। किस चीज का नया कॉलम बनेगा? एक नया कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड। और अगर आप स्पेसिफिकली लिखना चाहते हो तो यहां पे बेसिकली आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से भी कॉलम बना सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो फोर्थ वाले का क्या है? अमाउंट कितना है इसका? 20,000। तो फोर्थ वाले का क्या है? यहां पे आपका सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। लायबिलिटी साइड विल डिक्रीज। लायबिलिटी साइड डिक्रीज होगा किससे? बाय, सबसे पहले कैपिटल में से डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस माइनस होता है। एंड लायबिलिटी साइड
will increase, ऑल्सो लायबिलिटी साइड इंक्रीज भी होगा। क्यों? पहले लिखते हैं बाय आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से क्या होगा, ये आपका इंक्रीज होगा, और यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, सैलरी आपका एक्सपेंस है। ठीक है, सो ये आपकी चारों चीज़ों से रिलेटेड ट्रीटमेंट था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब है, आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है डिजिटल बोर्ड पे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग कैन बी मास्टर्ड विद द प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के साथ ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में हमारा बेसिकली है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस बार क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है। उसको देखते हैं कैसे प्रिपेयर होगा। अनिल हैड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, अनिल के ना बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई थी, मतलब हैड बेसिकली पास्ट फॉर्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अनिल हैड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मींस अनिल के बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई थी। ठीक है, या हुआ था, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, कमेंस बिजनेस विद कैश। सबसे पहले ना हम ट्रांजैक्शन को वन बाय वन डिटेल से समझते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। अनिल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 रुपए से। कमेंस का मतलब क्या होता है, मैं बार बार आपको बताता हूं, कमेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, स्टार्ट होता है। तो सर ये कमेंस क्यों लिखते हैं? बेसिकली बच्चों को ये कंफ्यूज करना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं स्पेलिंग में, तो आप स्पेलिंग में मत फंसना। कमेंस्ड का मतलब है स्टार्ट बेसिकली। सो स्टार्टेड, बेसिकली कमेंस्ड है तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। 50,000 रुपए से उसने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो 50,000 रुपए बिजनेस में आए होंगे, और 50,000 अगर मालिक बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल भी 50,000 रुपए से बढ़ा होगा, सिंपल। दूसरा ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स, क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। अब यहां पे ना 20,000 रुपए से हमने गुड्स परचेज किया, तो हमारे बिजनेस में क्या आया होगा, स्टॉक आया होगा, जिसको हम सामान बोलते हैं, गुड्स, जो कि हमने खरीदा है बेचने के लिए, फॉर द रीसेल के लिए। तो 20,000 का हमने स्टॉक परचेज किया है इन कैश, मतलब आपके पास से 20,000 रुपए से कैश गया होगा, 20,000 रुपए से स्टॉक आया होगा। फिर 30,000 रुपए का क्रेडिट में भी खरीदा है, तो 30,000 का स्टॉक आया होगा, और आपने कोई पेमेंट नहीं की, तो कैश तो कम होगा नहीं, तो इसकी जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी। उस लायबिलिटी को हम प्यार से क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा बिजनेस जिसको हमें एज अ बिजनेस फ्यूचर में पैसे देने हैं, दैट पर्सन सिंपली नोन एज क्रेडिटर। तो आपको फ्यूचर में किसी को भी पेमेंट करना है, वो आपका व्यक्ति क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। अब ये क्या ट्रांजैक्शन कह रहा है, हमने ना गुड्स सोल्ड किया, हमने गुड्स खरीदा 50,000 का, उसमें से कुछ गुड्स बेचे। कितने के गुड्स बेचे, 30,000 रुपए के हमने गुड्स क्या किए, सेल आउट किया। कितने में, 40,000 में। तो आपके गोडाउन से गुड्स कितने रुपए का कम हुआ, 30,000 का। आपके पास पैसा कितना आया, 40,000। फायदा कितना हुआ, 10,000, मतलब एक लिख रहा हूं, जीरो लगा लेना। ठीक है, 10,000, फायदा कितना हुआ, 10,000। तो कोई भी फायदा हो तो कैपिटल में ऐड होगा, कोई भी नुकसान हो तो कैपिटल से लेस होगा। तो फायदा हुआ है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यहां पे फोर्थ देखते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, आगे कुछ नहीं लिख रखा, वी ऑलवेज अज्यूम इट इज पेड इन कैश। सो रेंट पेड 500, सैलरी पेड 5,000, मतलब रेंट
या सैलरी पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या हो जाएंगी ये चीजें, एक्सपेंस। और एक्सपेंस से होता क्या है, आपका कैश कम होगा और आपकी कैपिटल कम होगी, क्योंकि मैंने पहली क्लास में ही बता रखा है कि अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ उससे आपका पे कर रहे हो तो कैश कम होगा और आपकी कैपिटल तो कम होगी ही होगी। ठीक है। फिफ्थ, रेंट आउटस्टैंडिंग। यहां पे एक रेंट पे कर दिया, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। ठीक है। अब यहां पे रेंट आउटस्टैंडिंग क्या मतलब है, मैं बेसिकली अगर इसको सम अप करना चाहूं ना, थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूं अच्छे से, तो मान लो आप ना कहीं पे रहते हो, और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, 600 रुपए रेंट कहाँ पे होता है। मान लो कि उस घर में रहने के लिए आपको 600 रुपए रेंट देना पड़ता है। ठीक है। तो लास्ट महीने में ना 600 रुपए का रेंट आया। ठीक है। आपने पूरे महीने रहा आपने उस घर में, तो 600 रुपए का आपका क्या हुआ, रेंट हुआ एज अ एक्सपेंस, जिसमें से आपने 500 रुपए की पेमेंट कर दी और 500 रुपए की पेमेंट नहीं की, तो ये 100 रुपए भी आपका एक्सपेंस हुआ। तो ये किस में से कम होगा, कैपिटल में से कम होगा। और ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए क्या आपने पे किया है, द आंसर इज नो, कैश तो कम नहीं हुआ। एक नई हेडिंग बनेगी लायबिलिटी साइड, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक ऐसा एक्सपेंस जो कि हमने इनकर्ड कर दिया है बट उसका पेमेंट नहीं किया है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी कहानी समझते हैं। आप साल के अंत में एम्प्लॉय से काम करवाते हो, पूरी सैलरी बनती है 6,000, जिसमें से 5,000 का आप पेमेंट कर देते हो और 1,000 का आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि मान लो आपके पास कैश नहीं है या आप देना नहीं चाहते हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगेन ये भी आपका एक्सपेंस है, तो ये भी आपका कैपिटल में से लेस होगा। और इससे रिलेटेड एक नया जो हेडिंग है, अब देखो ये दो अलग अलग है, तो अगर मैं रेंट आउटस्टैंडिंग लिखूं और सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखूं तो अलग अलग हेडिंग बनानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर एक मैं कॉमन नेम यूज़ करूं तो उसके अंदर ये दोनों आ जाएंगी, तो हम कॉमन नेम ही यूज़ करेंगे, क्यों ज़्यादा एक्सटेंड करना। बट आप चीज़ें समझो, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस जो कि हो गया है लेकिन देना बाकी है। एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल में से लेस कर दो, देना बाकी है तो कैश तो कम नहीं हुआ, एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दो। ठीक है। सिक्स्थ, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। आपने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या होता है, अगर नॉर्मल बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, वो किसी भी चीज में डील करे, उसे यहां पे सिंपली ये गुड्स बोल रहे हैं। फर्नीचर अगर नाम से लिखा है तो इसका मतलब एसेट्स ही है, क्योंकि एसेट्स ही एक ऐसी चीज है जिन्हें नाम से लिखा जाता है। आप किसी भी चीज में डील करो उन्हें हमेशा गुड्स बोला जाएगा। ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन देखनी है, चैप्टर नंबर 2 देखिए। ठीक है। बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आपका बिजनेस है तो 5,000 रुपए का फर्नीचर आपके बिजनेस में आया। ठीक है। और आपने उधार पे खरीदा है, तो अगेन आपके क्या बढ़ेंगे, लायबिलिटीज बढ़ेंगी। उस लायबिलिटी में जिस व्यक्ति को पैसे देने उसे क्या बोलेंगे, कॉमन नेम क्रेडिटर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, उस व्यक्ति को हम क्रेडिटर कहते हैं। बुक में आप बहुत देखोगे द अमाउंट ओड एंड पेड, बकवास ब्ला ब्ला। अगर पेपर में भी लिखना है तो आप इसी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझा के लिखिए। मेन मुद्दा है यहाँ पे समझने से। ठीक है। आप समझ गए, समझी हुई चीज़ें समझाइए, क्योंकि ये पांचवी छठी क्लास नहीं है कि जैसा मैडम कहेंगी वैसा ही लिखेंगे, जैसा टीचर कहेंगे वैसा ही लिखेंगे, या बुक में जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखो तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। नहीं जी, ये 11वीं 12वीं, इसके बाद आगे तो और आपकी वाट लगेगी अगर आप ऐसा करते हो तो आप चीज़ों को समझो, अपने टर्म्स में लिखो। नंबर कम भी आते हैं, कोई दुखी की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप इतना अच्छा इंप्रूव हो जाओगे कि बुक से भी अच्छा आप समझाने लगोगे। ठीक है। 7, बॉट फर्नीचर, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए, बट इसमें ना एक चीज छुपी हुई है जो शायद आपको ध्यान से देखनी चाहिए। ठीक है। आप मिस नहीं कर सकते। आपने बॉट, बेसिकली बाय का पास्ट फॉर्म है बॉट, एवरीबडी नो। ठीक है। सो बॉट आपने खरीदा था, बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। यार
दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको पैसे की जरूरत हो रही है तो आप पैसा निकाल के ले जाओ और कुछ भी करो, या तो आप पैसा निकाल के ले जाके सामान खरीद लो। तो यहां पे भी इसने क्या किया है, पैसा निकाला और उससे जाके रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, बिजनेस के लिए नहीं, अपने घर के लिए। तो मालिक अगर बिजनेस में से पैसे निकाल के कुछ भी अपने घर के लिए खरीद रहा है, दैट थिंग सिंपली नोन एज ड्रॉइंग। सो बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, जैसे ही ये टर्म आ गया ना पर्सनल यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको क्या कंसिडर करने लगेंगे, इसको हम ड्राइंग कंसिडर करने लगेंगे। समझ आ रहा है, इसको हम सिंपली क्या कंसिडर करने लगेंगे, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब द अमाउंट विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, एसेट्स, इट डजंट मैटर। ठीक है। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000, 20,000 रुपए का आपने क्या परचेज किया है, कंप्यूटर। अगेन कंप्यूटर इज एन एसेट्स, क्योंकि गुड्स लिखा है तो उसमें जो भी चीज में डील करता होगा वो गुड्स है। 20,000 का आपने क्या परचेज किया है, कंप्यूटर। तो आपके पास 20,000 रुपए से कंप्यूटर आया और 20,000 रुपए से आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। ठीक है। नाइन्थ क्या है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। यहां पे बातें घुमा के दी गई थी कि रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए, बिल्डिंग खरीदा पर्सनल यूज के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइंग ही ट्रीट करेंगे। यहां पे तो बड़ी शराफत के साथ बोल रखा है कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, और अगर बोल रखा है कि कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो हम इसको पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ड्राइंग। तो अगर उसने बिजनेस से पैसा निकाला है तो बिजनेस में से कैश कम हुआ है, और ड्राइंग की है तो इसकी कैपिटल भी कम हुई है। ठीक है। 10th, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये ना एक डिस्कशन का टॉपिक है कि बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है। ठीक है। इसको ना हम जनरल एंट्री में बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इसका इंट्रो दूंगा कि ये होते क्या हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,000, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ अवर ट्रांजेक्शन। बेसिकली इसको बोला है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में इस सारी ट्रांजेक्शन को क्या करो, आप शो करो। तो यहां पे ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे जाने से पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करता हूं। अब यहां पे वो बच्चे फेल हो जाएंगे जिन्होंने 3rd चैप्टर नहीं किया, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसको मजे मजे में छोड़ दिया कि प्रिंसिपल क्या ही यूज आने वाले हैं। अगर वो नहीं पढ़ा तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कंसिडर करता है, ये मानता है, अज्यूम करता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग है। बिजनेसमैन मीन्स ऑनर, अकाउंट्स में उसे प्रोपराइटर भी कभी कभी बोलते हैं। तो प्रोपराइटर आए तो आप सिंपली उसको समझ लेना कि ये ऑनर बोल रहा है। तो बिजनेसमैन मीन्स ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग है। तो जो बिजनेसमैन है वो जो बिजनेस में पैसे डालता है उसे बिजनेस क्या कहता है कि भैया आपने ना हमें लोन दिया है, और वो कौन सा लोन कहता है, ये कहता है इंटरनल लायबिलिटी है, घर वाली लायबिलिटी है, मैं ना आपका पेमेंट जरूर करूंगा। तो बिजनेसमैन कहेगा भाई तू कह रहा है कि मैंने जो बिजनेस में पैसे डाले हैं, तू कह रहा है कि आपने मुझे लोन दिया है, तो मैंने अगर तुझे लोन दिया है तो उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट भी तो चाहिए, क्योंकि हम लोन देते हैं तो हम उस पर क्या चार्ज करते हैं, नॉर्मली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बिजनेस कहता है कि हाँ सही बोल रहे हो, आपने अगर लोन दिया है तो उस पर तो मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए। तो बिजनेस जब उस लोन पे इंटरेस्ट देता है ना तो वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिजनेस यहां पे पैसे नहीं देता, वो बेसिकली कहता है कि मैं आपकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। क्या बोलता है वो, आपकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। तो अगर बिजनेस पैसे देता है, समझ लो कि अगर दे रहा है कुछ भी चीज, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। हमेशा हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? रिमेंबर दिस पॉइंट। छोटी सी बात है लेकिन ये सीए में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लो, हर एक जगह यूज होगी कि अकाउंटिंग हमेशा और हमेशा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखो कहानी क्या है कि मालिक ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस ने बोला कि आपने हमें क्या दिया है? लोन। अब मालिक का कभी पैसे की कमी पड़ जाती है, उसके हाथों में किल्लत आ जाती है कि पैसे नहीं है, तो बिजनेस में जो पैसा डाला है वो अपने घर खर्च के लिए निकाल लेता है। तो पहली दफा जब मालिक ने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस बोल रहा है आपने हमें लोन दिया, अब आप हमसे पैसा निकाल रहे हो ना, तो आप पैसा नहीं निकाल रहे हो, हम आपको लोन दे रहे हैं। हम क्या? बिजनेस। आपसे पैसा लिया तो माना मैंने लोन लिया, लेकिन अगर आप उसी पैसे को दोबारा मांगने आए हो तो अब मैं लोन आपको दे रहा हूं, तो आपकी बेसिकली कैपिटल कम होगी। मैं आपको लोन दे रहा हूं, तो अगर मैं आपको लोन दे रहा हूं तो मुझे भी तो इंटरेस्ट चाहिए। यहां पे उल्टा पड़ जा रहा है बिल्कुल। मतलब बिजनेसमैन कहेगा मेरे से लिया गया लोन मेरे को ही लोन वापस दे रहा है, ठीक है, तो बिजनेस कहेगा कि मुझे उस पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो आप अगर बिजनेस इंटरेस्ट लेगा तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बस बात कर रहे हैं। तो बिजनेस अगर इंटरेस्ट लेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। रिमेंबर दिस पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए क्या है, और हम सारी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ये आपको 10 के 10 ट्रांजैक्शन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसको ब्रीफ में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आंसर की तरफ चलते हैं। अब आंसर में बेसिकली सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन जो आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, एसेट्स आधी पेज छोड़ के, लायबिलिटी, फिर लास्ट में सबसे आपको कैपिटल लिखना है। लायबिलिटी के अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद से कैपिटल अंत में ही रहेगा तो बेटर रहेगा। और इधर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन में अलग अलग चीज़ें आएंगी वैसे वैसे एसिड्स के नीचे आपको चीज़ें लिखती जानी है, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ से देख के सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में 50,000 रुपये कैश आए और 50,000 रुपये से कैपिटल भी इंक्रीज हुई। तो कैश साइड जाएंगे और यहाँ पे 50,000 कैश आए तो 50,000 लिख देंगे, और यहाँ पे आपका इज इक्वल टू कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज हुआ, तो यहाँ कैपिटल के सामने भी 50,000, सिंपल। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। 20,000 रुपए का आपने गुड्स कैश में परचेज किया, तो सबसे पहले हम इसका करते हैं। 20,000 से परचेज किया तो सबसे पहले आपके पास से 20,000 रुपए कैश चले गए, ठीक है, आपके पास से कैश चले गए, ठीक है, आपके पास से कैश क्या हुआ? चला गया। एंड क्रेडिट पे 30,000, तो टोटल इस गुड्स कितने का खरीदा? 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का आपके पास क्या हुआ? स्टॉक आया, तो इधर टोटल 50,000 लिख रहा हूं, बट उसमें आपने 30,000 रुपए का क्या किस पे खरीदा है? क्रेडिट पे, तो आपका इससे क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो ये 30,000। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0, ऊपर भी 0 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा? 30,000। ये 50,000 ही रहेगा। क्रेडिटर को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30,000, और ये अपना कैपिटल कितना आ जाएगा? 50,000। कैपिटल अपना नॉर्मल कितना आ जाएगा? 50,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 रुपए का गुड्स 40,000 में बेच दिया, तो पैसे कितने आए? 40,000। कितने रुपए का गुड्स कम हुआ है? 30,000 रुपए का। फायदा कितने का हुआ? 10,000। किस में ऐड होगा? कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। तो आपके पास रुपए कितने आए? 40। तो आपके बिजनेस में कैश बढ़ गया, तो हम ऐड करेंगे प्लस 40,000। कॉस्टिंग गुड्स कितने से कम हुआ? 30,000 रुपए से कम हुआ।
इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है? ये 6 बन गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10,000। तो 10,000 किस में ऐड होगा? कैपिटल में। कोई भी फायदा होगा तो कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में। ये भी हमने ट्रांजैक्शन कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन को सिंपली सॉल्व कर लेना है। 30,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 70,000। 50,000 माइनस 30,000 20,000। क्रेडिटर के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो लिख देते हैं, तो ये 30,000 ही रहेगा, कि मतलब हमें व्यक्तियों को, क्रेडिटर्स को 30,000 रुपये देने हैं। 50 10 60,000 रुपये। रेंट पेड एंड सैलरी पेड, आपने क्या पे किया है? रेंट पे किया है एंड सैलरी। जरा उसका अमाउंट देख लूं कितना था। रेंट पेड एंड सैलरी, रेंट आपने कितना पे किया है? 500। सैलरी कितना पे किया है? 5,000। तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना हुआ है? 5,500 रुपए। कितना हुआ है? 5,500। तो आपने टोटल पेमेंट कितना किया है? 5,500 रुपए। तो यहां पे आपका कितना रुपए कम हो जाएगा? 5,500 रुपए आपका कम हो जाएगा कैश। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपका एक्सपेंस है, तो क्रेडिटर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और एक्सपेंस कहां से लेस होता है? कैपिटल में से। सो 5,500। सिंपल। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो 70,000 माइनस 5,500 कितना हो जाएगा? 74,500। ये आपका कितना हो जाएगा? 20,000 एज इट इज। क्रेडिटर आपका कितना रहेगा? 30,000 पे शो होता रहेगा, तो 30,000। कैपिटल आपका घट के कितना हो जाएगा? 54,500। सिंपल, ठीक है। रेंट एंड सैलरी, रेंट एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी दोनों बकाया है। कितने से बकाया है? रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपए। कितना है? ये 100 रुपए और ये 1,000 रुपए, मतलब 1,100 रुपए टोटल बकाया है। कितना है? 1,100। तो अगर बकाया है तो क्या कैश गया? नहीं, बट एक्सपेंस तो हो गया है ना। तो सबसे पहले ये कहां से लेस होगा? कैपिटल में से। कितना? 1,100। ठीक है। आउटस्टैंडिंग, ये बेसिकली अपना क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहां से 0 0 डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 0, ठीक है। अब यहां पे आपका दोनों का दोनों ये आउटस्टैंडिंग है, तो आप दोनों को ऐड करके मैं साथ में लिख दे रहा हूं 1,100। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0। इसको सॉल्व कर लो तो 74,500, ये आपका 20,000 एज इट इज शो होता रहेगा। इधर क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0, ये आपका 30,000, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,100, और ये इसमें से माइनस कर लो तो ये आपका कितना हो जाएगा? 400, और ये 53,400। ठीक है। बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, क्या लिखा है? बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। आपने फर्नीचर खरीदा है किसमें? उधार पे। तो क्या आपके पास से कैश गया? नहीं, कुछ नहीं गया, बट फर्नीचर 5,000 रुपए का आया, तो इसको भी हम किसके अंदर डालेंगे? क्रेडिटर के अंदर। अभी क्रेडिटर के अंदर डाल रहे हैं क्योंकि आप अभी छोटे छोटे हो, बच्चे हो, आपको चीज़ें सीख रहे हो, तो क्रेडिटर में डाल रहे हैं। बट हम आगे पढ़ेंगे कि इसका कुछ थोड़ा सा स्लाइटली अलग ट्रीटमेंट होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो आपने फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास फर्नीचर 5,000 रुपए का आया। किस पे खरीदा है? उधार पे। तो आपके क्रेडिटर भी 5,000 रुपए से क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। ठीक है। बाकी सब पे हम ऊपर 0 लिखना चालू करेंगे, जो जो इससे रिलेटेड खाली कॉलम रह गया है।
ठीक है, यहाँ पे कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे तो पड़ेगा ही नहीं, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये कितना, 74,500, ये आपका 20,000, ये आपका 5,000। ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है 30,000 और 5,000 कितना हो जाएगा, 35,000। ये आपका 1,100 ही रहेगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 53,400। कितना, 53,400। फिर क्या है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। जैसे ही पर्सनल यूज आ गया हमें पता है ये क्या है, ड्राइंग। बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कितने की ड्राइंग की है, 5,000 रुपये की। तो आपके पास से 5,000 रुपये क्या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिटर पे तो पड़ेगा ही नहीं। और एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे नहीं, बट कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। कितना है, 5,000। क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग से आपका कैपिटल क्या होता है, रिड्यूस। अब ये 74,500 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, 69,500। ठीक है, ये अपना 20,000 एज इट इज़ शो होता रहेगा, जो कि स्टॉक है। 5,000 से आपका फर्नीचर शो होता रहेगा। क्रेडिटर आपके अभी भी 35 ही रहेंगे, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,100, बट ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आप कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 53,400 माइनस 5,000, 48,400। ठीक है, उसके बाद से परचेस्ड कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। 20,000 रुपये का आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो आपके पास 20,000 रुपये का कंप्यूटर आया जो कि एसेट्स है, और 20,000 रुपये से आपके पास से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। तो सबसे पहले हम 20,000 रुपये यहाँ से क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि 20,000 रुपये आपके पास से गए हैं, तो माइनस 20,000। स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा, नो। फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा, नो। कंप्यूटर आपने खरीदा है कितने का, 20,000 का, तो ये 20,000 का आया। ठीक है, अब प्लस 0 0 लिखना चालू कर दो, फॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे क्या चल सकता है, नहीं। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ा, ना जी, इधर तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नो। कैपिटल, नो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो आपने 20,000 का खरीदा, अब 20,000 माइनस कर देते हैं, 0 0 5 9 और ये 4। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, इसके बाद से ये आपका 20,000। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, ये आपका 5,000, ये आपका 20,000, क्योंकि स्टॉक भी हमारा 20 ही चल रहा है, 30 चला गया, कंप्यूटर भी 20 ही है। ठीक है, ये अपना 35। ठीक है, ये 1,100। ठीक है, जिसमें से 1,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग था, 100 रुपये से रेंट आउटस्टैंडिंग था, और ये 48,400 ये चल रहा है। ठीक है, अब इसमें से कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ सिंपली ड्राइंग है। ठीक है, इसका एक बार अमाउंट देख लूँ कितना है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ ₹10,000। 10,000 रुपये किसके लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। तो 10,000 रुपये से क्या कम हुआ होगा, कैश। स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा, नो। फर्नीचर पे नहीं, कंप्यूटर पे नहीं, क्रेडिटर पे नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं, कैपिटल यस, क्योंकि ड्राइंग की है, तो ड्राइंग से तो कैपिटल लेस होता ही है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कैपिटल में से ही तो पैसा निकाला जा रहा है। फिर इसको हम क्या करेंगे,
लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39,500 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 1,100, और इसमें से हम माइनस करेंगे अगेन, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 48 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 38,400। ये हमारा सॉल्व करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। ठीक है, तो ये कितना है, लिख देता हूँ, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। 500 और ये है 1000। अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका ट्रीटमेंट ना सिर्फ एक ही जगह होगा, और वो कहाँ होगा। क्या इसमें पैसा मिलता है, कैश मिलता है? द आंसर इज नो, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली बिजनेस का है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम क्या होता है, कैपिटल में से ऐड होता है। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि एक जगह इनकम जहां कैपिटल में ऐड हो रहा है, तो उससे बेसिकली होगा क्या, मालिक अपने ही तो बिजनेस में से पैसा निकाल के दे रहा है, तो बिजनेस में से पैसा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो सबसे पहले ऐड होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए वो इनकम है, तो इनकम ऐड होता है। फिर उसको हम कैपिटल में से ही लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि उससे बेसिकली जो पार्टनर की कैपिटल है ना, वो रिड्यूस हो रही है। पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक है, क्योंकि उसके लोन पे हम चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ज़्यादा देगा तो बिजनेस उसी का है भाई, तो कैपिटल भी कम होगा। तो बेसिकली ये जो 500 है, शुरू में हम क्या लिखेंगे, प्लस का 500, और फिर हम लिखेंगे माइनस का 500। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, बट मालिक के लिए क्या है, फायदा। क्योंकि बिजनेस क्या कह रहा है कि आपने जो कैपिटल लगाया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो कैपिटल है, उस पे हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। लेकिन मालिक बोलेगा कि मुझे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है, इनकम। तो एक्चुअली ना ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम ये अलग क्यों कर रहे हैं इन दोनों को, क्योंकि अलग जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं लग पाएगा। तो आप समझो कि बिजनेस के लिए वो तो एक्सपेंस है, बट मालिक के लिए क्या है, इनकम। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो सबसे पहले हम इसको लेस करेंगे 1000। ठीक है, और मालिक के लिए फायदा है, तो 1000 प्लस करेंगे, क्योंकि बिजनेस अल्टीमेटली उसी का है, तो पैसा बिजनेस में ही लगाएगा वो, तो प्लस 1000। और इधर इसमें कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वो कैश में नहीं लिया दिया जाता है, वो कैपिटल में से ही एडजस्ट होता है। तो ये एक शायद आपको बहुत अतरंगी ट्रीटमेंट मिला होगा, जो कि ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 39,500 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 20,000 रहेंगे। ठीक है, फर्नीचर 5,000, कंप्यूटर 20,000। ठीक है, क्रेडिटर 35,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 1,100। और देखो आप, ये प्लस है और उतने से ही माइनस है, तो इफेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। ये इतने से माइनस है, इतने से प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। तो आप इनको सॉल्व करोगे तो जितने से प्लस है उतने से ही माइनस है, तो ये तो कट हो जाएंगे ना, तो जीरो। तो अल्टीमेटली इनका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बस हमें दिखाना था। तो ये 38,400। और ये हमारे बुक का कह सकता हूँ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने किया है, जो पेपर में इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कुछ आ सकता है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टीचर सोचता है कि ये हार्ड एडजस्टमेंट है, चलो बच्चों को दे देते हैं कि वो इधर उधर घूमते रहें। तो आपने तो ये चीज़ सीख ली। आसान चीज़ें तो आसान है ही, सब कोई सीख लेता है। आप बस जो थोड़ी बहुत मुश्किल चीज़ें हैं वो सीख लो, तो आपके लिए पूरा सब्जेक्ट ही आसान हो गया, क्योंकि आसान तो सब कोई सीखता है।
क्योंकि सबको पास होना होता है। मुश्किल आप सीख लोगे तो आप तो पास होगे ही होगे, अच्छे नंबर से पास होगे, और किसी का सपना ऐसा लाने का तो वो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मुश्किल चीज़ें समझ लो, आसान तो सबको ही समझ ही लेता है। ठीक है, तो ये मुश्किल में से आप कह सकते हो कि ये था। एक आउटस्टैंडिंग का किया, ये थोड़ा सा टेढ़ा था। ये थोड़ा सेम चीज़ को अलग करके रिप्रेजेंट किया गया था कि रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज़ के लिए। खरीदा तो पर्सनल यूज़ के लिए, तो पैसा तो गया ना बिजनेस से, तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा, तो ड्राइंग है, तो हम इसको सिंपली क्या बोल देंगे? ड्राइंग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे एक और क्वेश्चन है जो बेसिकली थ्योरी है, तो उसको फटाफट देखते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो आगे हमारा क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स। अब ये बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि अभी अभी हम ताज़ा ताज़ा पढ़ के आ रहे हैं इफेक्ट देख के, तो आपको एग्जाम्पल्स बताने, तो आपके लिए एक तरीके से ये समझ लो क्विज है। ठीक है, सो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो यहाँ पे ये भी बेसिकली एक बुक का इलस्ट्रेशन है। ठीक है, सो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कि कौन से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स हो सकते हैं। लाइक इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। अगर एक एसेट्स इंक्रीज हो, इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, एक एसेट्स इंक्रीज हो और दूसरा एसेट्स क्या हो? डिक्रीज हो। आप खुद सोच के देखो कि हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर की है, तो उसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है? कोई सी भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता कि इंक्रीज इन वन एसेट्स, एक एसेट्स आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। एक एसेट्स इंक्रीज हो, दूसरा एसेट्स आपका क्या हो? डिक्रीज हो। कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? इसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सॉल्यूशन या आंसर कुछ भी बोलो। ठीक है, तो हम पहले का कर रहे हैं कि पहले का क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। अगर मैंने कैश पे गुड्स खरीदा है तो एसेट साइड ही मेरा कैश क्या होगा? अगर मैंने गुड्स कैश में खरीदा है तो एसेट साइड ही मेरा कैश डिक्रीज होगा। और दूसरी चीज, एसेट साइड ही, ये दोनों एसेट साइड ही हैं, और दूसरी साइड मेरा जो स्टॉक है वो खरीदा है, तो वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंपल सा है, आपको इससे बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, बड़ा सिंपल है, जब कभी भी आप उधार पे सामान खरीदते हो तो आपके पास चीजें आती हैं, लेकिन आपके उसके साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और उसमें हम उस स्पेसिफिक नाम को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो आप कोई भी चीज उधार पे खरीद लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लो कि मशीन, मशीन परचेज ऑन क्रेडिट। मशीन उधार पे खरीदा, तो उधार पे खरीदा तो बिजनेस के अंदर जो मशीन है वो मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और जो मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर किधर लिखते हैं? लायबिलिटी साइड, वो भी मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज इंक्रीज था। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। देखो यहां पे लायबिलिटी जो बोल रहा हूं ना, तो ये थर्ड पार्टी रखना, कैपिटल मत लिख देना कि सर कैपिटल भी तो लायबिलिटी के अंदर आता है। सिर्फ लायबिलिटी लिखे, बाद में हम समझेंगे कि लायबिलिटी के अंदर कैपिटल भी आता है, लेकिन इस चैप्टर में अगर लायबिलिटी लिख रहा है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, और अगर कैपिटल लिखना होगा तो वो स्पेसिफिकली लिखेगा कि ऑनर्स फंड, ऑनर कैपिटल। तो यहां पे लिखा है इंक्रीज, क्या बताना है आपको? इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ऑनर कैपिटल। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें इंक्रीज इन आपका क्या था? यहां पे इंक्रीज इन एसेट्स हो और इंक्रीज इन आपकी क्या हो? लायबिलिटी हो। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, सिंपल।
अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बेसिकली पेपर में आपको ये ऐसे नहीं लिखना, आपको बेसिकली इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है कि गुड्स परचेज गुड्स on cash, so it will increase asset side by cash and it will also, sorry, it will decrease asset side by cash and it will increase asset side by stock. Simple. ठीक है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो आपका क्या होगा, आपका कैश जो होगा, जो कि बेसिकली एसेट साइड आता है, ये इंक्रीज होगा और आपका जो कैपिटल है ये भी इंक्रीज होगा, जो आपको भली भांति पता है कि हम इसे लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, मतलब लायबिलिटी, सिंपल लायबिलिटी नहीं, पूरी लायबिलिटी को मैं कवर कर रहा हूं। तो फोर्थ, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट्स भी जहां पे डिक्रीज हो और लायबिलिटी भी जहां पे डिक्रीज हो। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा है कि जहां पे एसेट्स भी डिक्रीज हो और लायबिलिटी भी, सिंपल, पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो चलो अब उसको पैसे देते हैं। यहाँ पे उधार पे कोई चीज सामान खरीदा था ना, तो क्रेडिटर अराइज हुआ था। जब इसका पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से क्या कम होगा, कैश कम होगा, और हमारे पास से क्या कम होगा, क्रेडिटर मतलब देनदारी कम होगी ना, क्योंकि हम उसका तो पेमेंट अब कर रहे हैं, या जितने से लिया था उधार पे पूरा का पूरा कर दिया, तो पूरा एक तरीके से चुकता हो गया, मतलब अब आपको कुछ नहीं देना। ठीक है। फिफ्थ, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन ओनर कैपिटल। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैपिटल भी डिक्रीज होता है और एसेट्स भी डिक्रीज होता है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का उल्टा, दैट इज ड्राइंग। तो अगर आप ड्राइंग करोगे सो आपकी कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा। तो ड्राइंग मेड बाय ओनर, अगर ओनर ड्राइंग कर रहा है तो उससे डिक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो एसेट साइड आपका कैश रिड्यूस होगा और दूसरी साइड आपका कैपिटल भी रिड्यूस होगा, जो कि लायबिलिटी साइड शो करते हैं। सिक्स्थ, डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। क्या लिखा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। अब मैं बोलूं ना तो इस पूरे जो क्वेश्चन है ये बहुत अलग है, ये आपको एक तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है। क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें लायबिलिटी कम होगी और आपका कैपिटल क्या होगा, सॉरी, कैपिटल क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो वो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, वो क्या है, बेसिकली कन्वर्जन है। वो क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनर्स लोन को अगर आप कैपिटल में कन्वर्ट करते हो तो आपका ये क्या होगा, इससे डिक्रीज इन वन लायबिलिटी और इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अब अगर पार्टनर्स लोन डिक्रीज करते हो तो ये जो पार्टनर्स लोन है ये क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है। ये अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो डिक्रीज, और इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो तो इतने ही अमाउंट से आपका क्या, कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेवेंथ, ये भी थोड़ा अलग है, टिपिकल है, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। यहां पे ऑनर्स कैपिटल नहीं बोल रहा, यहां पे कैपिटल को छोड़ के, ठीक है, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन जिसमें वन लायबिलिटी इंक्रीज हो और दूसरी लायबिलिटी क्या हो, डिक्रीज हो। तो इसका क्या है, इसका बेसिकली है हमारा, ये भी थोड़ा अलग है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। आप कंफ्यूज मत होना कि एक्सेप्टेड
कि ये हमें अभी क्या पढ़ने को मिल जा रहा है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें हम बड़े अच्छे से करेंगे। बट अभी बस आप ये समझ लो कि क्रेडिटर होता है ना एक ऐसा व्यक्ति, क्रेडिटर मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं। तो मान लो हम किसी के आ, हमारे लिए कोई क्रेडिटर है, मतलब हमें किसी को फ्यूचर में पैसे देने हैं, और अगर उसे हम पे भरोसा नहीं हो रहा कि हम कहीं उसका पैसा लेके भाग जाएंगे या हम उसका पैसा नहीं देंगे, तो उस केस में ना एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें जिस व्यक्ति को हमसे पैसा लेना है वो क्या करता है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है और उस पर हम अपना सिग्नेचर करते हैं। तो उस केस में ना वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा, उस केस में हम क्रेडिटर को भूल जाएंगे। अब वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट ही सारी मेन चीज है। अब उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसा देना है, हमने एक बिल है वो एक्सेप्ट किया है जिसको बोलते हैं बिल्स, मतलब बिल है, पेएबल मतलब देना है, और एक्सेप्टेड मतलब हमने एक्सेप्ट किया अपना सिग्नेचर करके। तो बेसिकली यहां पे होता क्या है कि आपके जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर आपका क्या हो जाएगा, कम, मतलब आपको अब व्यक्ति का नाम नहीं याद रखना, उसकी जगह पे एक नया डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं बिल्स पेबल, ये भी आपके लिए एक लायबिलिटी है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन 8, इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें लायबिलिटी क्या हो, आपकी इंक्रीज हो, लेकिन ओनर्स कैपिटल डिक्रीज हो? इसका सिंपल एक एग्जांपल है जो अभी अभी एडजस्टमेंट्स हमने की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस तो हो गया ना, बट पैसा नहीं दिया, तो अगर पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी सर का बोझ की देना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है। बट एक्सपेंस हो गया तो हम उसको कैपिटल में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो आठवां क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में होता क्या है, बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड एक नया हेड बनता है जो कि इंक्रीज होता है, और आपकी जो कैपिटल है जितने से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उतने से डिक्रीज होता है, क्योंकि एक्सपेंस का रिलेशन कभी भी पैसा देने या ना देने से नहीं होता। अगर आपने बेनिफिट ले लिया, सर्विसेज ले लिया, कोई चीज़ ड्यू हो गया, वो आपका एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल में से लेस हुआ, पेमेंट किया तो कैश कम होगा, नहीं पेमेंट किया तो लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो यही आज छोटे से 3 क्वेश्चन थे जिसको हमने बड़े प्यार से समझने की कोशिश की, ठीक है। आगे एक दो वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को पूरा सम अप करके ख़त्म करवाऊँ। उसके बाद से जिसके लिए सब वेट करते हैं, जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसको तह बाई तह समझेंगे, डिटेल से ऐसा समझोगे कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जिसमें आपको लगे कि हाँ यार चीज़ें मेरे को समझ आ रही है, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इससे होगा क्या, आपकी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। आप कॉलेज भी जाओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो बेसिक अभी अच्छा रहेगा तो कॉलेज में कोई एक तरीके से प्रोफेसर आपकी बेइज्जती भी नहीं मार सकता, क्योंकि आपके बेसिक्स अच्छे हैं और कॉलेज में भी अच्छे से समझ आएगा। अगर आप ज़्यादा मस्ती भी करते हो, सिर्फ कॉलेज की क्लास अटेंड कर लोगे, फिर भी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो बेसिक्स के ये फ़ायदे होते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।